हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कुछ भी। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 एपिसोड नंबर 7, जिसका कि नाम है द ड्रैगन इन विंटर का ब्रेकडाउन। और हमेशा की तरह ब्रेकडाउन से पहले मैं अपना रिव्यू देना चाहूंगा। ऑल्दो इस एपिसोड में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो बुक एक्यूरेट था। ये एपिसोड बिल्कुल भी बुक एक्यूरेट नहीं था। स्टिल ये एपिसोड वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड है इस सीजन का, क्योंकि इसमें बहुत सारे शॉकिंग और मजेदार इवेंट्स हुए। अब मैं बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड हूँ कि क्या ये बुक एक्यूरेट ना होके खराब एपिसोड है या फिर बहुत ज्यादा मजा आया इसलिए अच्छा एपिसोड है। अब इसका फ्यूचर कहाँ जाता है ये तो हमें आगे मालूम चलेगा। आप लोग कमेंट्स बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। चलिए अब हम लोग ब्रेकडाउन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस एपिसोड में हमें बहुत सारा ड्रीम्स दिखाया गया, मोस्टली हेलेना का ड्रीम, क्योंकि वही एक ड्रीमर टारगेरियन है। और इनफैक्ट इस एपिसोड का स्टार्ट भी हेलेना के एक ड्रीम से ही होता है, जिसमें हमें दिखता है कि वो अपने घोड़े को छू रही है और उसके बाद अचानक से जो रेड कीप का दरवाजा है वो खुल जाता है और वहां से बहुत ब्राइट लाइट आती है और उसे हेलेना नाम सुनाई देता है, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा है। 2-3 बार जब उसका कोई नाम सुनाई देता है तो उसको पता चलता है कि असल में वो सोई हुई है और उसे रेनेरा वहां उठाने आई हुई है, विच मीन उसका ऐसा अजीब सा ड्रीम था। अब इसका क्या मीनिंग था? एक तो मुझे लग रहा है कि शायद ये फोर शैडो है कि वो अपने डेथ की ओर जा रही है, कि वो ब्राइट लाइट उसका डेथ है, वो दरवाजा खुलना मतलब डेथ का दरवाजा खुलना और वो उसकी तरफ जा रही है, ऐसा कुछ करने वाली है जिससे वो खुद डेथ की तरफ जा रही है। शायद, ये मुझे समझ में नहीं आया एग्जैक्ट, बट शायद ऐसा हो सकता है। खैर, अब हमें दिखता है कि रेनेरा वहां आई हुई है। रेनेरा वहां क्यों आई है? क्योंकि रेनेरा को मालूम चल चुका है कि जो हेलेना है वो एक ड्रीमर है। तो अब बीइंग अ टारगेरियन ड्रीमर, उसे ये बताना होगा क्वीन को कि आगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है। और रेनेरा उसे इसीलिए यूज करना चाहती है। वो पूछती है कि डेमन उसका साथ देगा या नहीं, ऑर्मेंट क्या करेगा, उसका राज कितना लंबा चलेगा, ये सब वगैरह के बारे में जानना चाहती है। लेकिन हेलेना बोलती है कि वो ड्रीम ऐसे नहीं देखती, वो बिट्स एंड पीसेस में देखती है, उसे ये सब कुछ नहीं मालूम। हालांकि रेनेरा को लग रहा है कि वो ये सब कुछ छुपा रही है और इसीलिए वो थोड़ा सा इमोशनल करने की कोशिश करती है। वो अपने पिता की बात लाती है, क्योंकि दोनों के पिता एक ही हैं, किंग विसेरिस, तो ये उनकी बात लेके आती है। और यहाँ पे निकलता है कि जो हेलेना है और जो विसेरिस है, ये दोनों ही ने अपने ड्रैगन्स बहुत कम उम्र में ही चलना उड़ना छोड़ दिया था। मतलब दोनों ने ही अपने ड्रैगन्स के साथ समय बिताना छोड़ दिया था, क्योंकि हेलेना यहाँ पे कहती है कि उसको और उसके पिता दोनों को यही लगता था कि जो ड्रैगन्स हैं वो आपके स्वभाव को बदल देते हैं। और कहीं न कहीं रेनेरा पे भी इतने सारे ड्रैगन्स का असर अब दिख रहा है कि वो धीरे-धीरे क्रूएल होते जा रही है। ना सिर्फ क्रूएल, बल्कि यहाँ पे हमें दिखता है कि सच निकलवाने के लिए वो ज़बरदस्ती करने लग जाती है हेलेना से। लेकिन उसी मोमेंट पे उसे रियलाइज़ होता है शायद उसे ऐसा नहीं करना चाहिए और वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन इसके बाद भी इस एपिसोड में हमें हेलेना के और भी बहुत सारे ड्रीम्स दिखे हैं और उस सारे ड्रीम को हम लोग यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो ड्रीम हमें दिखाया गया उसमें हमें दिखा कि जो हेलेना है वो अपने थर्ड बच्चे को जन्म दे रही है, विच मीन्स मेलॉर को जन्म दे रही है। और जन्म के बाद मेलॉर का जैसे ही जन्म होता है वहाँ पे एक आती है लेडी और वो उस बच्चे को उठा के जाके एक नाइट को दे देती है, जो कि ऑब्वियसली रेनेरा का सपोर्टिव नाइट है। और वो नाइट उस बच्चे को लेके चला जाता है, विच मीन्स कि हेलेना को ये दिखा कि जब उसका बच्चा जन्मेगा, मेलॉर जन्मेगा, तो रेनेरा उसे अपने पास कैद कर लेगी, उसके हेलेना को बिल्कुल भी देखने भी नहीं देगी। ये तो हो गया यहाँ पे एक ड्रीम, यहाँ और यहाँ पे ड्रीम खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें दूसरा ड्रीम दिखाया जाता है, जिसमें हमें दिखता है कि जो हेलेना है वो अपने ड्रैगन के ऊपर बैठी हुई है, बिल्कुल ड्रैगन राइडर के अटायर में। और पहली बार, मतलब शायद दूसरी या तीसरी बार, हमें शो में ड्रीम फायर ड्रैगन दिखाया जाता है। लेकिन सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट इसके बाद वाला सीन है, जिसमें हमें दिखता है कि ड्रैगन पिट में ड्रीम फायर बंद पे जो हेलेना है वो बैठी हुई है और उसके सामने बहुत सारे सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं, जो उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और हेलेना उन्हें जला के वहां से भाग जाती है। अब उसके बाद हमें थर्ड ड्रीम में ले जाया गया, जहां हमें दिख रहा है कि जो हेलेना है वो अपने 2 बच्चों के साथ, अब ये बच्चा फ्यूचर का मेलॉर है या ऑलरेडी मर चुका जहरिस है ये हमें क्लियर नहीं किया गया, लेकिन हमें दिखता है कि हेलेना यहाँ बड़े शांति से अपने बच्चों के साथ है और चिकन्स पाल रही है, जो कि उसका मन था हमेशा से। पीछे वही व्हाइट घोड़ा है जो कि हमें ड्रीम के स्टार्ट में दिखा था, लेकिन अचानक से हेलेना खड़ी उठती है क्योंकि स्नोफॉल होने लग जाता है, व्हिच मींस विंटर आने वाला है। और एक लूनर इक्लिप्स हमें बैकग्राउंड में दिख रहा है। इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रोफेसीज चलते हैं वेस्टरोस में। उनमें से एक प्रोफेसी है कि जब लूनर इक्लिप्स आता है तब कुछ बड़ा इवेंट, मैजिकल इवेंट होने वाला होता है। यहाँ पे किस चीज को फोरशैडो किया गया है समझ में नहीं आता, लेकिन अगर बैकग्राउंड में देखें तो व्हाइट कलर का फॉग बढ़ रहा है। शायद ये लॉन्ग नाइट का हिंट था, क्या था ये तो समझ में नहीं आता, क्योंकि ड्रीम यहाँ पे एंड हो जाता है। तो ओवरऑल ये सारे ड्रीम्स थे जो हमें हेलेना के दिखाए गए। इसके बाद हम लोग आते हैं अगले इंपॉर्टेंट सीन पे जो एपिसोड का था, विच वाज अ स्मॉल काउंसिल का सीन। रेड कीप के अंदर स्मॉल काउंसिल बैठा हुआ है और यहाँ सारे लोग रेनेरा के सामने अलग अलग बहुत सारे चुनौतियां, प्रॉब्लम्स लेके आए हैं। सबसे पहले तो टॉरेन मेंडरली ये बोल रहा है कि जो टाउन के लोग हैं वो उसे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जो ट्रेजरी खाली है और जो हालत हो चुका है टाउन का गरीबी का और महंगाई का, उसको लेके। जिस पे रेनेरा ये जवाब देती है कि तुम मास्टर ऑफ कॉइन हो तो तुम्हें ये संभालना है ये सारी चीजें। हालांकि मेंडरली बोलता है कि मैंने जितने भी सुझाव दिए सभी चीजों को ठीक करने का, टैक्स बढ़ाने का वगैरह वगैरह, वो आप लोगों ने माने नहीं, तो कैसे ये सारे प्रॉब्लम सोल्व होंगे।
ऐसा लग रहा है कि मुझे बस बलि का बकरा बनाया गया है, ये मुझे मास्टर ऑफ कॉइन बना के, और कोई तरीका नहीं था, जो कि सही बात भी है। एपिसोड 4 में हमें याद है कि मिसेरिया ने टोरेन मैंडेरली को इसीलिए मास्टर ऑफ कॉइन बनाया था क्योंकि उसे बलि का बकरा बनाया जा सके लोगों के सामने, और कहीं ना कहीं टोरेन मैंडेरली को ये बात समझ में आने लग गई, जो कि आगे चल के रेनेरा के लिए भी प्रॉब्लम बनेगी। और सिर्फ इतना ही प्रॉब्लम थोड़ी है रेनेरा के सामने, रेनेरा को ये भी पता चल चुका है कि जो एलिसेंट है वो हेरन हॉल पहुंच गई है, लेकिन कोई खबर नहीं आया है वहां से, तो उसको लेके एक समस्या। दूसरा समस्या है कि टम्बलटन में अभी तक आर्मी नहीं पहुंची है इनकी, रिवरन वाली, वो भी एक समस्या। तीसरा सबसे मेजर समस्या कि डेमन यहाँ नहीं है। पूछे जाने पे पता चलता है कि डेमन आज सुबह सूरज के उगने से पहले ही अपना ड्रैगन लेके वेल की ओर निकल चुका है। वो कहाँ गया है, क्यों गया है, ये किसी को नहीं पता। इसके बाद रेनेरा पूछती है अपने हैंड एलन वैलेरियन से कि क्या कॉर्लिस प्लान की कोई खबर है, तो वो बोलता है कि इनकी भी कोई खबर नहीं है। तो रेनेरा चारों साइड से प्रॉब्लम से घिरी हुई तो है, लेकिन इतना प्रॉब्लम कम नहीं था कि वहां आते हैं बेला और एडम। अब ये दोनों गए हुए थे वेगार को ढूंढने। जैसे ये लोग आए तो रेनेरा को लगा कि क्या तुम लोगों ने वेगार को ढूंढ लिया, तो ये लोग बताते हैं कि नहीं, असल में ये लोग गए हुए थे वेगार को ढूंढने, और वेगार के नेस्ट का, साइटिंग, ड्रॉपिंग्स का, ये सब का पीछा कर ही रहे थे कि तभी इनको आसमान में सीप स्टीलर दिख गया था, और सीप स्टीलर को कोई राइड कर रहा था। बेला को लग रहा था कि सीप स्टीलर का राइडर मारा जा चुका है और सीप स्टीलर एसोस की तरफ कहीं भाग चुका है। सीप स्टीलर का यहाँ उड़ते हुए दिखना ये बहुत अजीब बात लगी, इसलिए वो यहाँ आई है बताने। और ये सुन के रेनेरा भी कंफ्यूज हो जाती है कि सीप स्टीलर विथ राइडर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सीप स्टीलर के राइडर का स्कल तो मेरे कमरे में रखा हुआ है, उसे तो डेमन ने सजा दे दिया था, विच मीन्स कि शायद डेमन ने झूठ बोला है। और अगर डेमन ने झूठ बोला, इस बात का फायदा उठा के मिसेरिया रेनेरा को आ जाती है बस भड़काने की, देखो डेमन ने फिर से तुम्हें धोखा दिया, वो अक्सर धोखा देता है। हालांकि रेनेरा मानने को तैयार नहीं है कि डेमन ने उसे धोखा दे, क्योंकि अब डेमन बिल्कुल इसकी तरफ हो चुका है और वो धोखा क्यों देगा। लेकिन मिसेरिया पूरी तरह से अड़ी हुई है कि नहीं, डेमन ने तुम्हें धोखा दिया है। खैर, अब हम लोग ये जानते हैं कि डेमन ने धोखा नहीं दिया है, और डेमन असल में गया कहाँ है, अगर वो धोखा नहीं दिया तो वो अभी है कहाँ, ये अब हमें आगे एपिसोड में मालूम चलता है। हमें मालूम चलता है कि डेमन गया हुआ है वेल, वो वेल में गया है लेडी जेन एरन से मिलने, क्योंकि जो रेना है वो सीप स्टीलर के साथ भाग चुकी है वेल से। और ये जैसे ही लेडी जेन एरन को मालूम चला, लेडी जेन एरन ने रेनेरा को बताने का फैसला कर लिया है सब कुछ। अब अगर वो रेनेरा को बता देंगी सब कुछ, तो सबसे पहले तो डेमन भी फंसेगा, क्योंकि उसने झूठ बोला है जाके रेनेरा को। तो इसीलिए डेमन जल्दी जल्दी यहाँ आया और वो कहता है कि एक दिन का मोहलत दो, मैं रेना को ढूंढ के लाऊंगा, और उसके बाद तुमको जो करना है करना, तुम यहाँ अपने तहखाने में बंद कर लेना, जो करना है करना, बट अभी जाके एक दिन का मौका दो, रेनेरा को कुछ मत बताओ। खैर, ये मौका मिलने के बाद वो वहां से जाता है। हमें दिखाया जाता है सीप स्टीलर जो कि हवा में उड़ रहा था। अब सीप स्टीलर के बारे में मालूम चल चुका है रेनेरा को भी। इससे पहले कि और कुछ हो, डेमन को आके सीप स्टीलर को रोकना होगा, भगाना होगा, रेना को पकड़ना होगा। लेकिन अभी हमें यहाँ दिखता है कि सीप स्टीलर हवा में उड़ रहा है, और अचानक से पीछे से आके करैक्सिस सीप स्टीलर को पकड़ के जमीन पे ले आता है, और ये दोनों जमीन पे आके दोनों आदमी बात करते हैं, मतलब दोनों ड्रैगन उतर जाते हैं और दोनों राइडर उतर के रेना और डेमन आपस में बात करते हैं। जो डेमन है वो बहुत समझाने की कोशिश करता है रीना को कि तुम प्लीज मान जाओ, तुम यहाँ से चलो, भाग जाओ, कुछ भी करो, तुम वेल चली जाओ या फिर कहीं भी चली जाओ, रेना से दूर चली जाओ, क्योंकि वो पकड़ेगी तो मार देगी वगैरह वगैरह। लेकिन रेना कहती है, रेना बीइंग जिद्दी, वो कहती है कि नहीं, अब मेरे पास एक ही मौका है खुद को रिडीम करने का, वो ये है कि मैं जाऊं वेगार को मार दूं। इसको लगता है कि वो वेगार को मार देगी। खैर, वेगार को मार दूं और उसके बाद मैं वेगार को ले जाके रेनेरा को दिखाऊं कि मैंने देखो मारा है, तो एटलीस्ट वो उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए जो मेरे ऊपर है। हालांकि डेमन जानता है कि जो वेगार को है मारना इतना आसान नहीं है, और दूसरी बात वो ये भी जानता है कि मेरी बेटी है तो जिद्दी होगी मेरी जैसी। तो वो कहता है ठीक है भाई, अब तुम जा रही हो वेगार को मारने, जाओ, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। इस मोमेंट पे मुझे ऐसा लगा कि शायद ये लोग कुछ चेंज करने वाले हैं। बैटल एबव द गॉड्स आई, जो कि आगे होने वाला एक बहुत प्रोमिनेंट इवेंट है, मुझे ऐसा लगा कि ये लोग उसको चेंज कर देंगे और यहाँ सीप स्टीलर और करैक्सिस मिल के वेगार से लड़ेंगे। हालांकि इसके जस्ट अगले सीन में, इससे पहले कि ये लोग कंफर्म करते कि चेंजेस होने वाले हैं, हमें दिखता है कि आसमान में दो और ड्रैगन इनकी तरफ आ रहे हैं। अब इन्हें देख के डेमन जल्दी से बोलता है कि रेना तुम भागो यहाँ से, और रेना भागने की कोशिश भी करती है, लेकिन तभी वहां उतरते हैं दो ड्रैगन जो कि थे साइरेक्स जिस पे बैठी हुई थी रेनेरा है हरसेल्फ, और सी स्मोक जिस पे बैठा हुआ था एडम वेलेरियन। अब इन दोनों के आते ही एडम जो है वो जल्दी से उतर के भागता है रेना को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे। मीनवाइल यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सा सीन दिखता है जब बाकी के तीनों ड्रैगन विच मींस करैक्सिस, साइरेक्स एंड सी स्मोक मिल के रेज करते हैं सीप स्टीलर के सामने और उसको शांत करने की कोशिश करते हैं, और डेमन एंड रेनेरा आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी एडम पकड़ के लेके आता है रीना को। उसको देखते ही जो रेनेरा है वो कंफ्यूज हो जाती है कि रेना तुम हो सीप स्टीलर की राइडर, तुमने जैसे इसको मारा। और वो इससे पहले कि कुछ करती, जो रेना है वो अपने नील कर देती है उसके सामने, वो घुटने पे आ जाती है, लेकिन अभी भी स्टिल रेनेरा बहुत गुस्से में है। इससे पहले कि लेकिन वो कुछ करती रेना को उसकी तरफ बढ़ती ही है कि जो सीप स्टीलर है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, बहुत ज्यादा एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो अटैक करने के लिए बढ़ता है। अब
जैसे ही वो अटैक करने के लिए बढ़ता है डिफेंस के लिए, साइरेक्स उसके ऊपर अटैक कर देता है, फायर ब्लास्ट करता है और डायरेक्ट उसके गर्दन पे अटैक ही कर देता है। लेकिन सीप स्टीलर बहुत ज्यादा ही ताकतवर था, वो उसका काउंटर अटैक करता है और वो साइरेक्स को ही गिरा देता है। अब इन दोनों के बीच सीप स्टीलर हावी हो ही रहा था कि तभी वहां घुसना पड़ता है सी स्मोक को। हालांकि सी स्मोक और साइरेक्स मिल के भी सीप स्टीलर को पे हावी नहीं हो पाते हैं, लेकिन साइरेक्स चुपके से अपने पंजे से सीप स्टीलर के पेट के पास एक बहुत गहरा जख्म दे देता है, जिसके कारण शायद आगे चल के बहुत दिनों तक सीप स्टीलर उड़ नहीं पाएगा। लेकिन स्टिल जो सीप स्टीलर है वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट होता है और इन दोनों को ही पटक देता है। लेकिन तभी वहां घुसता है करैक्सिस, और करैक्सिस के आने के बाद ये बैटल एक तरफा हो जाता है। अब करैक्सिस, सी स्मोक और साइरेक्स ये तीनों मिलके सीप स्टीलर को लगभग हरा ही देते हैं और इनके पास मौका होता है, बहुत ज्यादा घायल हो जाता है जब सीप स्टीलर। तो रेनेरा क्या करती है, रेना को लेके अपने ड्रैगन साइरेक्स पे बैठती है। हालांकि साइरेक्स भी थोड़ा सा घायल हो चुका है, उसे बहुत सारा खून, बहुत ज्यादा वुंड्स आए हैं, लेकिन उन्हें लेके रेनेरा और रेना को लेके साइरेक्स वहां से उड़ जाता है और किंग्स लैंडिंग की ओर चले जाता है। अब जो सी स्मोक है और जो कैरेक्सिस है ये दोनों मिलके लगभग मार ही देते हैं सीप स्टीलर को। इसी बीच जो डेमन है वो कहता है कि एडम तुम भी अपने ड्रैगन सी स्मोक को लेके जाओ रेनेरा के पीछे पीछे उसके सिक्योरिटी में। उसके बाद यहाँ पे करैक्सिस अकेले सीप स्टीलर के से लड़ने बैठ जाता है। अब जब करैक्सिस सीप स्टीलर से लड़ रहा होता है तो इस बीच क्या होता है कि सीप स्टीलर एक थोड़ा झटका देता है, जिससे डेमन जो है वो गिर जाता है अपने ड्रैगन से और सीप स्टीलर को मौका मिल जाता है, वो बड़े आराम से वहां से भागने लग जाता है। हालांकि वो उड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो उड़ नहीं पाता, वो दौड़ के यानी चल चल के ही वहां से दूर चला जाता है। लेकिन उसके बाद जो डेमन है और कैरेक्सिस है वो उसका पीछा नहीं करते। ऐसा लग रहा है जैसे शायद डेमन ने सीप स्टीलर को जाने दिया है कि वो ऑलरेडी वुंडेड है, वो मर जाएगा, या फिर वो उसे मरने देना ही नहीं चाह रहा था। समझ में नहीं आया एग्जैक्ट यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ये तो आप बताना कि क्या डेमन ने उसे जाने दिया या फिर उसे लगता है कि वो ऑलरेडी मर जाएगा इसलिए जाने दिया। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। लेकिन अब यहाँ के बाद हमें दिखाया जाता है किंग्स लैंडिंग का सीन, जब सी स्मोक और साइरेक्स पहुंच चुके हैं ड्रैगन पिट में और ये लोग अंदर जाते हैं और हमें पता चलता है कि जो रेनेरा है इसके बाद अपने कमरे में चली जाती है। वो बोलती है कि रेना को भी एक कमरे में दो, मैं इसका चेहरा नहीं देखना चाहती हूँ। और इसके बाद यहाँ से ये लोग अलग अलग चले जाते हैं। रेना का आगे क्या होगा राइट नाउ वी डोंट नो, मारा तो नहीं जाएगा। लेकिन रेनेरा बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और बहुत ही ज्यादा नाराज है क्योंकि डेमन ने उसे सही में झूठ बोला था, उसे सही में धोखा दिया था। जब रेनेरा अपने कमरे में होती है, शायद सोने की तैयारी कर रही होती है, तभी वहां आता है डेमन। डेमन वहां आके समझाने की कोशिश करता है रेनेरा को कि देखो जो भी हुआ तुम खुद देखी कि वो मेरी बेटी थी, वो मैं अपनी बेटी को मरवाना नहीं चाहता था। हालांकि रेनेरा बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे सच बताया तो मैं उसे मार देती। लेकिन स्टिल रेनेरा को कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि हाँ यार पूरी तरह धोखा नहीं दिया है डेमन ने, मतलब इसकी बेटी ही थी तो ऑब्वियसली ये बेचारा अब बचाने के लिए जो भी मूव कर रहा था। लेकिन उसे ये भी मालूम चल गया है कि डेमन को पूरी तरह मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। उसे लगता है कि मैं रेना को मार देती अगर वो पहले मेरे पास आती। खैर बहुत ज्यादा कोशिश करता तो है डेमन रेनेरा को समझाने का, लेकिन कहीं ना कहीं रेनेरा पूरी तरह कन्विंस नहीं होती और डेमन को वहां से जाना पड़ता है। इसके बाद अब हमें सीन दिखाया जाता है जिसमें रेनेरा को रात में नींद नहीं आ रही है और वो उठ के जाती है अपने कमरे से निकल के मिसेरिया के पास। वो मिसेरिया को जाके बोलती है कि देखो डेमन ने जो किया वो धोखा नहीं था, वो उसकी बेटी थी तो इसलिए वो सब उसने किया। हालांकि स्टिल मिसेरिया पूरी तरह डेमन को अपोज कर रही है, वो उसके खिलाफ रेनेरा को भड़का ही रही है। लेकिन यहाँ पे मिसेरिया और भी बहुत सारी बातें बोलती है। वो कहती है कि सून सब कुछ सही हो जाएगा, तुम्हारा जो राज है वो बहुत लंबा चलेगा। वो बहुत सारे सपना दिखाती है रेनेरा को और रेनेरा इन सब से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाती है और इन दोनों में नजदीकियां बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती हैं। और वही होता है जो सीजन 2 के लास्ट में हुआ था, विच मीन्स इन दोनों के बीच में किस। अब यहाँ पे ये बात किस तक रुकता नहीं है, इसके बाद भी इन दोनों में बहुत अच्छा लप्पा झप्पी होता है, एकदम ताबड़तोड़ पलंग तोड़ ठुकाई होता है और ये सीन उसके बाद यहीं पे कट जाता है, थैंक गॉड। अब हम लोग बढ़ते हैं एपिसोड में हुए दूसरे मेजर इवेंट्स में जो कि हुए थे टम्बलटन में। हमें मालूम चलता है कि रिवररन की एक बहुत बड़ी आर्मी अब टम्बलटन से सिर्फ एक दिन की दूरी पे है और ये बात मालूम चल चुका है ग्वेन हाईटावर को। ग्वेन हाईटावर आके सीधा सीधी ये बात बताता है ऑर्मंड हाईटावर को। हालांकि जब ग्वेन हाईटावर ऑर्मंड को ये सारी बातें बताता है तो ऑर्मंड बहुत ज्यादा परेशान नहीं होता है। इस सिचुएशन में ग्वेन दो चीजें सोच रहा होता है। पहला तो वो ये सोच रहा है कि ऐसा क्या चल रहा है ऑर्मंड हाईटावर के मन में, दिमाग में, कि इतनी बड़ी आर्मी जब उसके सामने आ रही है फिर भी वो बिल्कुल डर नहीं रहा है। आखिर ऑर्मंड का प्लान क्या है। और दूसरी बात जो उसके मन में चल रही है कि अगर रिवररन की आर्मी यहाँ तक आ चुकी है, विच मीन्स के क्रिस्टन कोल का डेथ हो चुका है एंड शायद वो कहीं ना कहीं नाराज है या फिर मायूस है क्रिस्टन कोल के मर जाने से। खैर अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ऑर्मंड हाईटावर का असल में प्लान क्या है। वो असल में डिनर कर रहा होता है या फिर डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहा होता है और उसके सामने मौजूद होते हैं लॉर्ड कॉर्लिस वैलेरियन जो कि उसके कैदी होते हैं। अब वो लॉर्ड कॉर्लिस वैलेरियन को फोर्स कर रहा है कि आप हमारे साइड आ जाइए, हाउस वैलेरियन हमारे साइड आ जाएगा तो बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा हमें।
हालाँकि जो डेरॉन टारगेरियन है वो बहुत अच्छा सवाल पूछता है यहाँ पे कि भाई अगर ये हमारे साइड आ भी जाएँगे तो इससे क्या हो जाएगा? इनका हाउस के पास उतना स्ट्रेंथ भी नहीं है राइट नाउ, और जिस समय हमारे दरवाजे पे पूरे ड्रैगन स्टार्क की ग्रे बियर्ड आर्मी आ जाएगी, स्टार्क की जो बहुत बड़ी सेना आ जाएगी, तो क्या हम लोग कॉर्लिस वैलेंट के सहारे जीतेंगे युद्ध? तो इस बात को जैसे ही सुनता है अरमंड हाइटावर बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है। ऐसा लगता है जैसे वो ऐसे एक्सप्रेशन देता है जैसे उसके गेस्ट के सामने किसी ने उसकी बेइज्जती करके उसका अपमान कर दिया है, और वो बिल्कुल डेथ स्टेयर देता है डेरन टारगेरियन को, जिसके बाद डेरन चुप हो जाता है। हालाँकि इसके बाद कॉर्लिस वेलारियन यहाँ पे रुकते नहीं है। कॉर्लिस वेलारियन बोलते हैं कि मैं कोई सपोर्ट वोट नहीं करने वाला हूँ, मैं वो यहाँ से जाने लग जाते हैं। लेकिन ऑरमंड के दिमाग में कुछ और चल रहा है। ऑरमंड उनके सामने एक नाइफ लेके आता है, बोलता है कि रुकिए थोड़ा-सा, मुझे आपसे कुछ काम है। और वो नाइफ का क्या करेगा ये तो हम अभी आगे जानेंगे। लेकिन मीनवाइल यहाँ के जैसे ही ये सीन खत्म होता है, हमें पता चलता है कि जो डेरॉन है वो गया है ग्वेन के पास और वो जाके उसको कह रहा है कि ये कैसे इंसान को हम लोग राज करने का अपना दे दिए हैं भाई, ये तो इसको तो कुछ आता नहीं है, ये तो कॉर्लिस को अपने टीम में लेने की कोशिश कर रहा है, उससे होगा क्या? व्हिच मीन्स कि ये लोग समझ रहे हैं इन लोगों के मन में नहीं है वो प्लान जो शायद ऑरमंड के दिमाग में चल रहा है, या फिर ऑरमंड अपना प्लान खुल के किसी को नहीं बता रहा है, अपने मेंबर्स को भी नहीं, इसलिए आपस में इनमें थोड़ा कन्फ्लिक्ट है। दूसरी बात, डेरॉन को ये भी पता है कि वो इसको छोड़ के यानी ऑरमंड हाइटावर को छोड़ के और कहीं जा नहीं सकता है। वो कहता है कि मैं अगर अपनी आर्मी को छोड़ के कहीं चला जाऊँ, राइट नाउ मैं किंग हूँ, तो मुझे कौन एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि मैं एक वैसा किंग बन जाऊँगा जो अपनी आर्मी को छोड़ के अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ के यहाँ से चला गया है। तो ये लोग कॉन्फ्लिक्टेड तो है लेकिन इनको साथ में रहना पड़ेगा। खैर, अब हमें मालूम चलता है आगे के सीन में कि जो ऑरमंड हाइटावर था उसने वो नाइफ क्यों उठाया था। असल में एक सीन दिखाया जाता है हमें किंग्स लैंडिंग का, जिसमें एलन ऑफ हल हैं, वो अभी-अभी आए हैं। जितने भी हाइटावर सपोर्टिस्ट हैं उन लोगों को पकड़ा जा रहा है किंग्स लैंडिंग में। वो आए हैं रेड कीप में, उनको तभी पता चलता है कि उनके लिए एक पार्सल आया है, बेसिकली एक बॉक्स आया है, और उस बॉक्स में उन्हें दिखता है लॉर्ड कॉर्लिस वैलेंट की एक उंगली, व्हिच मीन्स कि ऑरमंड ने एक उंगली काट के भेजी है एलन के पास, और एलन को समझ में आ जाता है कि जो मेरे पिता हैं वो अब टम्बलटन में है ऑरमंड हाइटावर के पास। हालाँकि ऑरमंड हाइटावर का सिर्फ यही एक प्लान नहीं था। ऑरमंड हाइटावर इसके बाद हमें दिखता है उल्फ द व्हाइट से बात करते हुए। हमें उल्फ द व्हाइट और ऑरमंड आमने-सामने बैठ के बात कर रहे होते हैं ये लोग, और दिखाया ये जाता है कि ये लोग बात कर रहे हैं लास्ट एपिसोड में हुए उस सीन के बारे में जिसमें डेरॉन बीच शहर में उल्फ द व्हाइट को पीट देता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब उसे पीटा गया तो उल्फ द व्हाइट को ये अच्छा नहीं लगा कि वो एक ड्रैगन राइडर है और उसे इस तरह से आम जनता के सामने पीटा गया एक आम गरीब इंसान की तरह। ये बहुत ज्यादा उसे डिसरिस्पेक्ट लगा और इसी का फायदा ऑरमंड हाइटावर उठा रहा है। ऑरमंड कहता है कि ऐसे लोगों के साथ क्यों दे रहे हो तुम जो तुम्हारा रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। रेनरा ने तुम्हें रेड कीप में बंद करके रखा है, डोएमन तुम्हें जब चाहे मार देता है, तो ऐसे लोगों के साथ तुम क्यों हो? और कहीं ना कहीं अब उल्फ द व्हाइट भी सोच रहा है कि हाँ मैं ऐसे लोगों के साथ क्यों हूँ, और वो अपना डिमांड सीधा-सीधी रख देता है ऑरमंड के सामने। वो कहता है कि अगर मैं तुम्हारे साइड आऊँगा, तो तुम्हें मुझे देना होगा जो कैसल ऑफ हनी होल्ट है वो, व्हिच मीन्स कि जो लॉर्ड बीसबेरी हाउस बीसबेरी का जो सीट है, वो माँग लेता है उल्फ। हालाँकि ऑरमंड के पास उससे भी अच्छा प्लान है। वो कहता है कि वो उससे अच्छा मैं तुम्हें जो वेलेरियंस का सीट है, यानी हाउस वेलेरियन का जो सीट है ड्रिफ्ट मार्क आइलैंड पे हाई टाइड, वो मैं तुम्हें दूँगा और तुम लॉर्ड ऑफ द टाइड्स कहलाओगे। और ये सुनते ही जो उल्फ है वो खुश हो जाता है, और अब हमें समझ में आ जाता है कि जो उल्फ है वो साइड बदलने वाला है, स्विच करने वाला है ऑरमंड के साइड, व्हिच मीन्स कि रेनेरा का एक ड्रैगन और उसका ड्रैगन राइडर अब साइड स्विच कर लेने वाले हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले मेजर इवेंट जो इस एपिसोड में हुआ उस पे, जो कि हुआ हेरन हॉल में। हमें दिखाया जाता है कि जो एमंड है वो प्रैक्टिस कर रहा है अपने स्वॉर्ड के, वापस इतने समय के बाद जो वुंड होके वो ठीक हुआ है, तो अब अपना स्वॉर्ड फाइटिंग स्किल को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। तभी वहां आ जाती है एलिसेंट। उसे आवाज सुना जाता है कि एलिसेंट वहां आ गई। एलिसेंट के आते ही जो एमंड है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि एलिसेंट यहाँ कैसे आ गई भाई अचानक से। लेकिन एलिसेंट का जो बिहेवियर है वो थोड़ा बदला बदला है। वो बहुत ज्यादा ही आते ही थोड़ा नजदीकियां बढ़ने लग गया इन दोनों के बीच। वो आती है, हालांकि एलिसेंट उसकी माँ है, जो नहीं जानते हो वीडियो देख रहे हैं उनको बता दो, लेकिन इन दोनों के बीच में नजदीकियां थोड़ी ज्यादा ही बढ़ने लगी। माँ बेटे वाला प्रेम नहीं दिख रहा था यहाँ पे। और जो है बताती है एलिसेंट कि मैं किसी तरह भाग के आई हूँ, हेलेना नहीं बच पाई वगैरह वगैरह, मैं आ गई। और इन पहले तो एक हल्का गालों पे किस होता है, फिर गले लगते हैं, और एक जैसे ही इतना सब कुछ पकड़ाया जाता है एकदम एक प्रॉपर किसी हो जाता है। इसके बाद जो एमंड है वो रुकता नहीं है, एमंड उसे बेड पे सुलाता है और फिर से इन लोगों के बीच हो जाता है। अब इस मोमेंट पे हम लिटरली 5-10 सेकंड तक पॉज करके सोच रहे थे कि अब इन्होंने क्या दिखा दिया। हम सोचे कि ये पॉसिबल कैसे है, ये चीज ये लोग दिखा क्यों रहे हैं, और ये स्टोरी कहाँ जा रहा है। अगर ये अभी तो लास्ट एपिसोड में ये मारने मारने को तैयार थी एलिसेंट, अब यहाँ आके ये लोग लपा झपा करने लग गए, ये पॉसिबल कैसे है, ये स्टोरी जा किधर रही है। लेकिन तभी यहाँ पे क्लियर किया जाता है कि असल में ये विजन्स थे जो एमंड को आ रहे थे हेरन हॉल में होने के कारण, और ये एलिसेंट नहीं थी जिसे वो किस कर रहा था, असल में वो एलिस रिवर्स थी। थैंक गॉड। अब
हमें आगे दिखाया जाता है कि जैसे ही उसे मालूम चलता है कि ये विजन्स था, वो हड़बड़ा जाता है और वहाँ से उड़ जाता है, एलिस रिवर को साइड करके वहाँ से चला जाता है, जिससे एलिस भी थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है कि ऐसा क्या देख लिया इसने विजन में। और उसके बाद जो अपना एमंड है वहाँ से निकल जाता है उस कमरे से, और उसे अब फिर से किसी के फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं। इस बार जो फुटस्टेप्स उसे सुनाई दिए थे वो असल में किसी और के नहीं, सही में इस बार एलिसेंट पहुंच चुकी है हेरन हॉल। और अब वो उसे दिख गई। अब आगे हमें दिखाया था कि एलिसेंट बताती है कि वो कैसे आई। वो असल में सर एड्रियन एक नाइट है, उनके हेल्प से आई है। सर एड्रियन को ने हेल्प की इसको किंग्स लैंडिंग से यहाँ पहुंचाने में। हेलेना नहीं निकल पाई, हेलेना रेड कीप में ही फंसी हुई है। और एमंड इस पे इन सारी बातों को सुन रहा होता है। वो चाहता है कि वो विश्वास करे, लेकिन उससे हो नहीं रहा होता है। तभी आती है एलिसेंट उसके और नज़दीक और बोलती है कि तुम मुझ पर विश्वास करो, सही में ऐसा ऐसा हुआ है वगैरह वगैरह, हम लोग मुश्किल में है। तो अब फाइनली एमंड उस पर विश्वास कर लेता है। ऑब्वियसली उसकी माँ है तो विश्वास कर ही लेगा। इसके बाद एलिसेंट एमन को लेके जाती है सर एड्रियन से मिलाने के लिए कि यही है वो नाइट जिन्होंने हमें बचाया है, तो तुम इनके लिए कुछ करो। तो उनके पास जाता है एमंड, और एमंड उनसे हाथ मिला के उनको उनके गले में खंजर डाल देता है, विच मीन्स उन्हें मार देता है। एमंड ऐसा बोलता है कि इस कैसल में, हेरन हॉल में कुछ सीक्रेट्स हैं जो वो छुपा रहा है, और वो किसी भी अननोन न्यू लोग को अपना सीक्रेट बताना नहीं चाहता, इसलिए वो उसे मार दिया। अब तभी पीछे से आती है एलिस रिवर्स। एलिस के आने के बाद एलिसेंट कंफ्यूज हो जाती है कि यहाँ चल क्या रहा है। अब हमें दिखाया जाता है डाइनिंग हॉल का सीन, जिसमें इन लोग बैठे हुए हैं, और अब एमंड सभी कुछ बता रहा है एलिसेंट को कि कैसे यहाँ एलिस उसकी जान बचाई, और अब कैसे एलिस एमंड को बच्चे देने वाली है। हालांकि एलिसेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि ये सब क्या हो गया और कैसे हो गया है, लेकिन जो एमंड है वो अब कहता है कि अब हम हेरन हॉल ही मेरा सीट होगा, हम यहाँ के एक लॉर्ड बनेंगे, और हम दोनों, मेरी वाइफ एलिस और मेरी माँ एलिसेंट हमारे साथ रहेंगी। हालांकि एलिस कहती है कि नहीं, एलिसेंट को हम लोग को हाई टावर भेज देना चाहिए, उधर ही वहाँ सेफ रहेगी वो। एमंड नहीं चाहता, एमंड चाहता है उसकी माँ उसके साथ ही रहे। जिसके बाद एलिस क्या करती है कि बहाने से लकड़ी काटने के लिए एमंड को भेजती है, और वो बाहर जाके बताती है एमंड को कि तुम्हारी माँ कुछ गलत इरादे से यहाँ आई है। वी ऑल नो कि एलिसेंट यहाँ एमंड को मारने आई है, और वो भांप लिया है एलिस ने। एलिस ऑब्वियसली विच है तो वो ये सब कर सकती है, तो एलिस को मालूम चल चुका है कि एलिसेंट यहाँ सही इरादे से नहीं आई है, और वो एमंड को ही बता देती है। हालांकि एमंड बोलता है कि वो मेरी माँ है, ऐसा कुछ में तुम्हारे दिमाग में गलत आ रहा है, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि जो एलिसेंट है उसको मौका मिल गया है, वो जल्दी से भाग के जाती है सर एड्रियन के बॉडी पास, और उनकी बॉडी में से कुछ वो ऐसा करती है ढूंढने का जिससे वो उसको मार पाए। उसको दिखता है वहां पे खंजर, और वो सोचती है कि मैं खंजर से एमंड को मार पाऊंगी, लेकिन वो शायद कंफ्यूज होती है कि शायद ऐसा मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन तभी उसको दिखता है एक बगल में एक पौधा जिसमें शायद कोई जहरीला फ्रूट है, और वो उसे देख के उसके मन में एक आइडिया आता है। अब हमें दिखाया जाता है कि जो एलिसेंट है वो गई है एमंड के पास वाइन लेके, स्पाइस्ड वाइन लेके वो एमंड के पास गई है, और वो एमंड को कहती है कि अगर एलिस को नहीं मन है कि मैं आ रहा हूँ तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मुझे कहीं, मैं कहीं भी सेफली चली जाऊंगी, हमें हेलेना को बचाना है वगैरह वगैरह, ये सारी बातें कर रही होती है। और वो अपना विश्वास जीत के एमंड को वाइन पकड़ा देती है। अब हमें पता नहीं चलता, दिखाया भी नहीं जाता स्क्रीन पे कि जो एमंड है उसने वो वाइन पिया या नहीं, लेकिन आगे हमें ये मालूम चलता है कि जो एमंड है वो लड़खड़ाता हुआ एलिस के पास पहुंचता है, और वो कहता है आई नीड योर हेल्प एलिस, और इतना कह के वो चक्कर खा के वहीं पे गिर जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो एलिसेंट है वो भी वहां से हेरन हॉल से भाग रही है। इनफैक्ट वो हेरन हॉल के मेन दरवाजे से बाहर निकल चुकी है, और उसके चेहरे से मालूम चल जाता है कि हाँ, उसने पॉइजन दे दिया है एमंड को, विच मीन्स कि अब एलिसेंट कहाँ जाएगी अगले एपिसोड में हमें मालूम चलेगा। वो यहाँ से तो भाग रही है, हेरन हॉल से तो उसे भागना ही पड़ेगा, लेकिन इस जगह से हेरन हॉल से वो किंग्स लैंडिंग जाएगी कैसे अकेले, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। अब आगे आते हैं इस एपिसोड के सबसे बढ़िया इवेंट पे, जो कि था रूक्स रेस्ट में हो रहा था। अब हमें दिखाया जाता है कि जो एगॉन है, एगॉन द सेकंड है, और लैरिस क्लफफुट और टायलन लैनिस्टर, इन लोगों ने एक किसी तरह से घोड़े का इंतजाम कर लिया, और ये लोग जा रहे हैं मेडन पूल। मेडन पूल में है पोर्ट, जहां से इन लोग का प्लान है ब्रावोस जाने का। हालांकि रास्ते में बहुत बार टायलन लैनिस्टर कोशिश कर रहा है कि प्लीज चलो, अब मेरे यहाँ चलो, कास्टरली रॉक चलो, वहां तुम्हें वहां राजा बन के रहना। एगन बिल्कुल भी तैयार नहीं है ये काम करने को, ना ही लैरी स्ट्रॉन्ग तैयार है, क्योंकि एगन ये कह मानता है कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है, ना ही एक अच्छा राजा है, तो अब राजा बन के कोई फायदा नहीं है। स्टिल अब हमें यहाँ पे दिखता है कि इन लोगों को दिख रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं, जो जितने भी रूक्सरेस्ट के गांव के लोग थे, वो लोग भाग के कहीं जा रहे हैं। तो ये लोग पूछते हैं कि भाई तुम लोग भाग के क्यों जा रहे हो, तो पता चलता है कि पास के ही हाउस हाउस मूटॉन अपनी आर्मी लेके हर गांव में किसी को ढूंढ रहे हैं। अब एगोन को जैसे ही ये बात मालूम चलती है, उसे लगता है कि ये हाउस मूटॉन तो रेनेरा के सपोर्टर हैं, और अगर वो किसी को ढूंढ रहे हैं तो शायद वो मुझे ढूंढ रहे हैं, क्योंकि मे बी उन्हें पता चल गया है कि एगोन जिंदा है या फिर समथिंग, तो शायद वो मुझे ढूंढ रहे हैं। अब एगोन सोचता है कि अगर वो मुझे ढूंढ रहे हैं तो ठीक है, मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं। ये लोग आगे बढ़ते हैं। अब तभी वहां पे और लोग आते हैं जो कि बताते हैं कि वो किसी और को नहीं ढूंढ रहे, बल्कि वो टायलन लैनिस्टर को ढूंढ रहे हैं।
अब लैरिस के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो बोलता है कि टाइलेंट तुम एक काम करो, तुम जाके सरेंडर कर दो। मीनवाइल जब तुम सरेंडर करोगे तब मुझे और एगोन को मौका मिल जाएगा यहाँ से भागने का, तो हम लोग मेडनपूल भाग जाएंगे। हालांकि एगोन बोलता है कि नहीं, बहुत हो गया भागना वागना, अब मैं एक सही में राजा की तरह हर चुनौतियों का सामना करूंगा, मैं किसी भी चुनौती से अब भागूंगा नहीं। इनफैक्ट वो ये भी कहता है कि जिसको यहाँ से जाना है वो चला जाए, मैं तो यहीं रहूंगा। जिसके बाद जो इन लोग के और 2 लोग थे बॉडीगार्ड थे टाइलेंट के, वो लोग चले जाते हैं। इनफैक्ट टाइलेंट भी सोचता है कि क्या मैं चला जाऊं, लेकिन टाइलेंट फिर सोचता है कि नहीं, मैं सपोर्ट करूंगा, जहां की एगोन रहेगा वहां मैं रहूंगा। लेकिन लैरिस लैरिस क्लबफुट ये कहता है कि मैं कोई भी सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा आप लोगों को यहाँ रह के, जब लड़ने की बारी आएगी तो मैं क्रिपल्ड हूँ, मैं लंगड़ा हूँ, मैं लड़ नहीं पाऊंगा। तो एक काम करो, मैं भी चला ही जाता हूँ। और हमें दिखता है कि लैरिस क्लबफुट भी वहां से चला जाता है और बच जाते हैं सिर्फ टाइलन लैनिस्टर और एगोन। अब ये दोनों भी अपने रास्ते चले जाते हैं रोक्सरेस्ट। ये लोग सोचते हैं कि हम लोग रोक्सरेस्ट में ही रहेंगे, जब आर्मी आएगी तो उसका सामना किया जाएगा एक राजा की तरह। हमें ये बहुत अच्छा लगा मुझे पर्सनली कि भाई ये लोग एगोन को अच्छी तरह से रिडीम करने की कोशिश कर रहे हैं। वी ऑल नो कि एगोन कुछ दिनों के लिए रिडीम होने वाला है, और ये लोग उसी तरह से कर भी रहे हैं, और जो कि बहुत अपने आप में बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे रात का सीन दिखाया जाता है जब ये लोग बैठे हुए हैं अपना, और एक बहुत बड़ी आर्मी इनकी तरफ आ रही है, वही हाउस मूटॉन की आर्मी। उन आर्मी को देख के टाइलन लैनिस्टर अपना तलवार उठा लेता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, सोचता है कि अकेले ही सही लड़ूंगा। हमें दिखाया जाता है कि इतनी बड़ी आर्मी देख के जो एगोन है वो डर गया और वो पीछे मुड़ जाता है। यहाँ पे टाइलेंट उससे पूछता है कि क्या अब तुम डर गए, अब तुमने तो इतना अच्छा स्पीच दिया, अब तुम डर गए। तब हमें मालूम चलता है कि असल में वो डरा नहीं, वो अपना तलवार उठाने के लिए पीछे मुड़ा था। वो अपना तलवार उठाता है और वो भी आगे मुड़ जाता है, जिसे देख के जो हाउस मूटन की आर्मी वो लोग हंसने लग जाते हैं कि ये क्या लड़ेगा हम लोगों से। इतने में ये लोग हंस ही रहे थे कि इतने में एगोन मुड़ता है और कहता है आई एम एगोन टारगेरियन, और एक बहुत बढ़िया स्पीच देता है, आई एम किंग ऑफ रेनार एंडल्स एंड द फर्स्ट मैन, इतना बोल ही रहा होता है और अपना स्पीच दे ही रहा होता है कि तभी जो आर्मी वाले होते हैं, हाउस मूटन की आर्मी होते हैं, वो लोग डर के पीछे हटने लग जाते हैं। दिखता है कि पहले जो कमांडर है वो पीछे, आम आदमी भी, आम लोग, सारे सैनिक भी पीछे हटने लग गए। अब क्यों पीछे हट रहे हैं ये तो एगोन को नहीं पता, लेकिन उनको पीछे हटता देख के इसको खुशी होता है, ये हंसने लग जाता है। इसके बाद हमें टाइलन लैनिस्टर दिखाया था जो कि पीछे मुड़ता है, और पीछे मुड़ के वो भी डर गया है, जैसे पीछे कुछ ड्रैगन आ गया है, ऐसा ऐसा देख के वो डर रहा है। इसके बाद हमें एगोन टारगेरियन दिखता है, वो भी पीछे मुड़ता है, वो पीछे मुड़ के बोलता है सनफायर, विच मींस कि इसके पीछे सनफायर ड्रैगन आ चुका है। जी हाँ, वही सनफायर जो हमें दिखाया गया था कि शायद वो मर गया हो, लेकिन वो मरा नहीं था, जैसा कि हमने बार बार कहा कि वो मर नहीं सकता, और यहाँ एपिसोड में वो आ गया। अब सनफायर के आते ही एगोन उसे पहचान लेता है कि ये मेरा ड्रैगन सनफायर है, और ये एक तरह से सिंबलिज्म भी है। यहाँ जैसा कि रेनेरा कह रही थी कि जब उसे क्वीन बनना था तो सी स्मोक उसके पास आया था, तो वो उसे एज ए भगवान का इशारा समझ रही थी कि हाँ ड्रैगन्स का इशारा है। उसी तरह जब अब फाइनली एगोन ने एक्सेप्ट कर लिया कि वो एक किंग की तरह रहेगा, तो सनफायर उसके पास आ गया। ये अपने आप में कितना अच्छा बात है। और यहाँ पे जब वो आता है तो वो कहता है सनफायर, और अब बाकी अब बिल्कुल भी डर नहीं रहा है एगोन, क्योंकि अब उसके पास उसका ड्रैगन आ चुका है। वो उन बाकी लोगों की तरफ मुड़ के कहता है ड्रैकेरिस, और जो सनफायर है वो अपने मुंह से आग निकाल के सारे हाउस मूटॉन के सारे लोगों को जला के राख कर देता है। हालांकि यहाँ पे, और जैसा कि मैं बताया कि बुक में इस एपिसोड में जो भी चीजें हुई बुक से बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं थी। बुक में भी जो सनफायर है वो हाउस मूटॉन के लोगों से मिलता है, लेकिन वो इमीडिएट होता है बैटल ऑफ रुक्सरेस्ट के बाद, और वहां पे एगोन मौजूद बिल्कुल भी नहीं होता है। अकेले सनफायर को देख के हाउस मूटॉन के लोग उस पर हमला करने आ जाते हैं। जब उसके पास आते हैं तो उनको लगता है कि वो घायल सनफायर को मार ही देंगे, लेकिन जो सनफायर होता है वो अकेले घायल अवस्था में भी हाउस मूटन के सारे लोगों को जला के राख कर देता है। तो यही चीजें हुई यहाँ भी, बट यहाँ एगोन भी मौजूद था, जो कि टच मुझे कहीं ना कहीं अच्छा लगा। जी हाँ, बुक में से बुक की चीजें नहीं हुई हैं, बुक से चेंज हुई हैं, लेकिन कितना अच्छे तरीके से दिखाया गया ये देखो। तो ओवरऑल आई एम कन्फ्लिक्टेड कि इसको मैं अच्छा बोलूँ या बुरा बोलूँ। खैर आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि एपिसोड कैसा था। मुझे तो ओवरऑल एपिसोड अच्छा ही लगा है, बाकी आप लोग बताना। इसके अलावा आप लोग ये भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करना, बहुत अच्छा लगा तो कमेंट करना, बहुत ज्यादा अच्छा लग गया तो आप लोग इस वीडियो को हाइप कर सकते हो, या आप हमें सुपर थैंक्स करके सपोर्ट कर सकते हो। आपके द्वारा किए गए सुपर थैंक्स से जो भी पैसे आते हैं उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं इस चैनल पे आने वाले वीडियोस की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए। थैंक यू सो मच।